आवाज आ रहा है ना? यस सर। यस सर। तो ये हम लोग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख रहे थे और एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के केस में कैसा पैटर्न होगा और यदि चार्ज आइसोलेटेड नहीं रहा तो फिर कैसा पैटर्न होगा। और जब भी जहां आएगा कोई चार्ज सिस्टम उस केस में कैसा पैटर्न होगा फील्ड लाइन का, उसको वहीं पर ड्रॉ करेंगे। बहुत सारे चार्ज सिस्टम है, स्फीयर, वायर, सीट, चार्ज सीट, सिलेंडर, तो जब जब उसकी जरूरत पड़ेगा वहां पर पैटर्न ड्रॉ करते हैं। अगला है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो टॉपिक में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला था हम लोग। देखो दो प्रॉपर्टी तो फील्ड लाइन का हम लोग डिफिनेशन में मेंशन कर दिए। प्रॉपर्टी यानी उसका क्या फायदा है, क्या फिजिकली उसको क्या फायदा पहुंचा रहा है आपको। पहला फायदा तो ये हुआ कि किस कहां पर फील्ड है या नहीं है ये पता चल जाएगा। यदि जिस रीजन में लाइन फील्ड लाइंस ड्रॉ किया हुआ होगा समझेंगे वहां फील्ड है, जहां ड्रॉ नहीं है लाइंस वहां फील्ड नहीं है। एक फायदा तो यही हो गया, एक प्रॉपर्टी तो यही हो गया, द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन, इस बात को ये बताता है। दूसरा प्रॉपर्टी भी हम लोग डिफिनेशन में यूज कर लिए थे, किसी पॉइंट पर फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, तो उस पॉइंट से जो लाइन पास किया होगा, जिस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन निकालना उस पॉइंट से जो फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा होगा उस पर टेंजेंट खींच देना, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन ही वहां का फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये दो प्रॉपर्टी तो हम लोग पहले ही डिफिनेशन में ही कर चुका था। अगला प्रॉपर्टीज की बात करें
two electric field line cannot intersect at a point. दो फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करवाओगे, यानी ऐसा मत करवाना, मान लीजिए एक फील्ड लाइन ये है और एक फील्ड लाइन सपोज करो ये है, ऐसे तो देखो यहां पर इंटरसेक्ट करवा दिया। ऐसा करने से क्या प्रॉब्लम होगा? यदि इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचे, इस लाइन को यूज करके टेंजेंट खींचे तो वो टेंजेंट इधर होगा, और इस लाइन को यूज करके टेंजेंट खींचे तो वो टेंजेंट इधर होगा। यानी इस पॉइंट पर ये लाइन बोलता है कि यहां का फील्ड मेरे वाले टेंजेंट के लॉन्ग लो, जबकि ये लाइन बोलता है कि इस पॉइंट का फील्ड मेरे वाले टेंजेंट के लॉन्ग लो। यानी इस पॉइंट, इस लाइन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट का फील्ड इसके टेंजेंट के लॉन्ग होना चाहिए, इस लाइन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट का फील्ड इसके टेंजेंट के लॉन्ग होना चाहिए। ये एक एम्बिग्यूटी वाली बात हुआ, तटमत वाली बात हुआ कि हम यहाँ का फील्ड इधर लें कि इधर लें। कोई एक पॉइंट पर कोई एक ही डायरेक्शन होगा फील्ड का, एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है फील्ड का। तो इसलिए ऐसा करवाना ही नहीं, आप इंटरसेक्ट ही मत करवाना दो लाइंस को। इंटरसेक्ट करवाओगे तो दो पॉसिबल डायरेक्शन आएगा फील्ड का, जबकि कोई एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकता है फील्ड का। if field lines will intersect, if field lines will intersect, then there are two possible directions of field at the point of intersection. But the fact is that at any one point, at any point, there is only one direction. There is only one direction of field. इसलिए आप इंटरसेक्ट मत करवाओगे, ऐसा नहीं करेंगे। दो फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट करवाना ये गलत बात हुआ, ठीक है। ये सब 12 में था, 12 में ये सब प्रॉपर्टी, यहाँ तक तो कोई नया चीज नहीं है। अभी गॉस लॉ भी देखेंगे आगे, वहां तक कोई न्यू बात नहीं है, सब 12 वाली बात है। चलो देखो, हो गया इसको भी चाले। यस। अगला प्रॉपर्टी देखिए, एक प्रॉपर्टी 12 में बोला जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉट क्लोज्ड लाइन, इट इज ऑलवेज ओपन। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉपर्टी बोला जाता था। लेकिन ऐसे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मत लिखना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, ऐसे लिखना। तो आपके मन में उठ रहा होगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन क्या डिफरेंट चीज है? सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना दो तरह का फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये सब आगे करेंगे हम लोग, सिर्फ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बोला,
इससे दो तरह का फील्ड का मीनिंग आ सकता है। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और एक फील्ड है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, लेकिन इसका नाम एक का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, एक का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब क्या डिफरेंसेस है इस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट में है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी पॉइंट पर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा हो। कोई एक पॉइंट पर फिक्स्ड हो जाए तो वहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में वहां का फील्ड में चेंजिंग नहीं होगा। वो चेंज करेगा कब? जब पॉइंट ही चेंज करोगे आप। लेकिन कोई एक पॉइंट पर अलग अलग टाइम पर फील्ड वही रहेगा। उस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं। यानी टाइम का फंक्शन में नहीं होना चाहिए, ओनली पोजीशन का फंक्शन में होना चाहिए। उस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ऐसा होता है ना कि मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है, यहां से r डिस्टेंस पर फील्ड की बात करते हो, तो ये q/4πε0r², ये फार्मूला था। अब बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड r पर डिपेंड कर रहा है, r में चेंजिंग होगा तब ये फील्ड चेंज करेगा। यानी पॉइंट में चेंज करोगे तब ये फील्ड चेंज करेगा। लेकिन कोई आदमी एक ही पॉइंट पर फोकस हो जाए तो उसके लिए तो r फिक्स्ड हो गया कोई एक पॉइंट का, तब फील्ड में चेंजिंग नहीं होगा। इस तरह के फील्ड को स्टैटिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इस तरह का फील्ड ओनली फंक्शन हुआ किसका? r का। r का बोलो या xyz का, यानी पॉइंट का। वेक्टर कैलकुलस पढ़े हम लोग। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यदि xyz का फंक्शन में होगा उसको पॉइंट फंक्शन बोला था। लेकिन मान लो एक बात, यदि ये चार्ज को हम मूव करवा दें तो फिर इस पॉइंट का फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करने लगेगा, क्योंकि उस केस में r टाइम टू टाइम चेंज करेगा। यदि इस चार्ज को मूव करवा दें उस चार्ज से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो चेंज करने लगेगा। या चार्ज को मूव नहीं करवाओ, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड को चेंज करते रहो टाइम टू टाइम, तब भी यहां का फील्ड में टाइम टू टाइम चेंजिंग आएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पॉइंट पर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करे उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करे उस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो फील्ड है ना, इस फील्ड का फील्ड लाइन ऑलवेज ओपन होगा। बाद में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। मैग्नेट ऐसा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स खाली चार्ज बॉडी और पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। यदि आप इस रूम के अंदर एक टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड डाल दो तो उस रूम में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है। तो टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड लाइन क्लोज होता है। आगे है इस बात, टेंशन मत लो, आगे सब काम करना है आपको। जब भी लोग ये बोलता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉट क्लोज्ड ऑलवेज ओपन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बोलना चाहिए उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन बोलना चाहिए। क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा भी है जिसका फील्ड लाइन क्लोज होता है।
कौन इलेक्ट्रिक फील्ड? जो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होता होगा। सब आगे है, घबराओ मत, ये लिख रहे हैं यहाँ पर। तो थोड़ा बस खाली ये ध्यान देना, यहाँ जो टीचर जो बच्चा खाली ये बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉट क्लोज, वो गलत हो जाएगा। उसको लिखना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज नॉट क्लोज्ड, it is always open, it is always open। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गलत हो गया। इसको ऑलवेज ओपन रखना है ऐसा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज पार्टिकल से क्रिएट हुआ, चार्ज बॉडी से क्रिएट हुआ, उसका फील्ड लाइन ऑलवेज ओपन होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस हुआ, उसका फील्ड लाइन क्लोज होता है। अच्छा, अगला प्रॉपर्टी देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड will be greater where field lines are closed and will be less where field lines are sparse। sparse मतलब दूर दूर पर। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज होगा वहां पर फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जहां पर फील्ड लाइन दूर दूर पर होगा वहां फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। इस बात को आप शॉर्टली ऐसे भी बोल सकते हो कि the magnitude of electric field is directly proportional to density of lines, density of field lines। That is, the magnitude of electric field will be directly proportional to density of lines। लाइन का डेंसिटी जहां क्लोज होगा लाइन समझेंगे डेंसिटी लाइन का ज्यादा है, जहां दूर दूर पर होगा लाइन समझेंगे डेंसिटी लाइन का डेंसिटी कम है, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड कम। जैसे ये फिगर देखिए, अभी पॉइंटेड चार्ज के केस में देखो ना, पॉइंट चार्ज के केस में आपने ऐसा पैटर्न इमेज कीजिए, ऐसा पैटर्न देखा था फील्ड लाइन का। अब इसी में हम दो पॉइंट कंसीडर करें, मान लो एक पॉइंट यहाँ कंसीडर करते हैं ए और एक पॉइंट यहाँ कंसीडर करते हैं बी। अब क्लियरली दिख रहा है कि पॉइंट ए के पास लाइंस क्लोज है, यानी बी के पास दूर दूर पर है लाइन, यानी ए के पास लाइन का डेंसिटी ज्यादा है फील्ड लाइन का, तो यहाँ पर फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। ये डेंसिटी ऑफ लाइंस कैसे मेजर करोगे मैथमेटिकली? डेंसिटी ऑफ लाइन कैसे मेजर करना, कैसे समझेंगे यहाँ लाइन का डेंसिटी ज्यादा है कम है मैथमेटिकली? तो आप एक गिवन अमाउंट का एरिया ले लेना और दोनों जगह रख देना उस एरिया को, सेम अमाउंट का एरिया को दोनों जगह रखो। तो क्लियरली यहाँ पर रखा तो दो लाइन पास किया उस एरिया से, यहाँ पर रखा तो एक ही को लाइन पास किया। क्लियरली यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा, यहाँ पर डेंसिटी कम, तो यहाँ पर ए पर फील्ड का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट बी।
तो ज्यादा है कम है ये बात पता चलेगा, अब कितना है ये एग्जैक्टली तो नहीं पता चलेगा लाइन से। कंपेयर कर सकते हो कहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा कम है। अगला प्रॉपर्टी ऐसा भी हो सकता है कि किसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा हो। इफ देयर एग्जिस्ट uniform electric field in a region, then field line will be a straight line. Field line will be a straight line parallel to each other and are uniformly spaced. Uniformly spaced. यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब हर जगह फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। कांस्टेंट फील्ड भी बोल सकते हो। हर पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यदि सेम है तो यूनिफॉर्म फील्ड बोलना। आप उस फील्ड को कैसे पिक्टोरियली डिनोट करोगे? तो आप वहां पर क्या करना, कुछ स्ट्रेट लाइन लेना, फील्ड लाइन वहां का स्ट्रेट लाइन होगा और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड हो। और मान लो ये यूनिफॉर्म फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा कभी फील्ड लाइंस हो तो समझोगे सब जगह का फील्ड का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम। मान लो ए बी सी यानी वेक्टर EA इक्वल टू वेक्टर EB, वेक्टर फॉर्म में इक्वल यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब दोनों सेम और पैरेलल होना चाहिए और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। यूनिफॉर्मली स्पेस्ड का क्या मतलब? कोई भी दो कंसेक्यूटिव लाइन के बीच का सेपरेशन सेम होना चाहिए। इस दो लाइन के बीच जितना डिस्टेंस है इस दो लाइन के बीच उतने ही डिस्टेंस होना चाहिए। मान लो डिस्टेंस को a मान ले, इस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस उतने ही होना चाहिए, तब बोलेंगे यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। मान लो ऐसा हो कि लाइन तो स्ट्रेट है लेकिन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड नहीं है। लाइन तो पैरेलल भी है स्ट्रेट भी है लेकिन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड नहीं है। कोई भी दो कंसेक्यूटिव लाइन के बीच का सेपरेशन सेम नहीं है। तो यहाँ ये यूनिफॉर्म फील्ड का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। यहाँ पर दो पॉइंट कंसीडर करोगे तो फील्ड अलग अलग होगा। ए बी, यहाँ पर क्लियरली इस फिगर के लिए EA इज नॉट इक्वल टू AB। तो ये यूनिफॉर्म, बहुत सारे ऐसा चार्ज सिस्टम आएगा जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। कैपेसिटर पढ़ेंगे हम लोग, कैपेसिटर प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होता है। चार्ज सीट पढ़ेंगे, चार्ज सीट उस केस में भी उसके अगल बगल के पॉइंट का फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। बहुत सारे ऐसा चार्ज सिस्टम है जिसका फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम लोग न्यू टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे।
चलो ये सब एक रिकैप समझा जाए इस चैप्टर का। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में इस सब से रहेगा, कुछ नया बात तो नहीं हो रहा है, सब 12 में भी था ये सब पॉइंट। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे ही जब मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करोगे। ये फ्लक्स नाम का फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में फील्ड नाम का क्वांटिटी कहां कहां आया फिजिक्स में? जहां जहां पर कोई दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा हो बिना कांटेक्ट का, बिना कोई मीडियम का, उस जगह फील्ड का कंसेप्ट लाया। ये फ्लक्स का कंसेप्ट कहां कहां पर आता है फिजिक्स में? तो जहां जहां फील्ड का कंसेप्ट आएगा वहां वहां फ्लक्स का कंसेप्ट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स। और खाली फील्ड की जगह फ्लक्स नहीं, और भी ऐसा सिचुएशन है जहां पर फ्लक्स वर्ड का यूज करेंगे हम लोग। जहां जहां फील्ड आएगा वहां तो फ्लक्स नाम का चीज की चर्चा होगा ही। लेकिन जनरल बात सुनिए, जब कभी किसी चीज का फ्लो हो रहा हो, कोई एरिया के थ्रू, उस जगह फ्लक्स डिफाइन होगा। चाहे लिक्विड का फ्लो हो रहा हो तो किसी ट्यूब के थ्रू, वहां भी फ्लक्स की बात करेंगे हम लोग। मान लो इलेक्ट्रॉन बीम जाके इंसिडेंट हो रहा है कोई सरफेस पर, वहां भी फ्लक्स की बात करेंगे। रेडिएशन, रेडिएशन आ रहा है, लाइट आ रहा है, यानी फोटॉन्स आ रहा है कोई सरफेस पर इंसिडेंट होने, वहां भी फ्लक्स की बात करेंगे। इन जनरल जहां भी कोई चीज का फ्लो होता हो, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, कोई एरिया को रख दो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो होगा ना उस एरिया के क्रॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा उस एरिया को, इसलिए यहां भी फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो जनरल बात ये है फ्लक्स में कि whenever there exists flow of something, अब समथिंग में क्या क्या, कोई पार्टिकल का फ्लो हो सकता है, लिक्विड फ्लूइड का फ्लो हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो हो सकता है। यही तीन चार चार पांच को है। पार्टिकल्स का फ्लो, मान लो इलेक्ट्रॉन बीम, प्रोटॉन बीम का फ्लो, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब देखोगे। फोटॉन का फ्लो, रेडिएशन, लाइट, लाइट मतलब फोटॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो, समथिंग में ये सब आ गया। फ्लो ऑफ समथिंग अक्रॉस एन एरिया, then we define flux across that area. अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फोकस करें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो हो रहा होगा कोई एरिया में। Whenever there exists flow of electric field lines, there exists flow of electric field lines across an area, then we define electric flux. जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का फ्लो करेगा एरिया के थ्रू तो मैग्नेटिक फ्लक्स,
जब लिक्विड का फ्लो हो रहा हो कोई एरिया के थ्रू तो वहां वेलोसिटी फ्लक्स नाम दिया जाता है। और मैथमेटिकली ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन है, कोई एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉस कर रहा है तो मैथमेटिकली कैसे उसको डिफाइन किया गया फ्लक्स को, विटामिन्स को। हो गया? यस सर। यस सर। हम देखिए डिफिनीशन फ्लक्स का, ये तो फ्लक्स है क्या, कहां पर ये क्वांटिटी आता है, कैसा सिचुएशन में जो फ्लक्स नाम दोगे आप, तो जहां भी कोई चीज का फ्लो हो रहा हो किसी एरिया पे। सपोज करो कि एक एरिया है, ये आर्बिट्ररी एरिया मान लो, और ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। सपोज करो ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, कैसे समझेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दे आप। यदि कोई कुछ फील्ड लाइन ड्रॉ, अभी फील्ड लाइन पढ़े हो, कहीं पर फील्ड है, इस बात को कैसे शो करें, कुछ लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसमें एक एरिया रखा हुआ है, इसके बाद इस एरिया में से एक एलिमेंट लेना, क्योंकि एरिया में से एलिमेंट ले रहे हो तो एक रेक्टेंगुलर शेप का एलिमेंट लेते हो ना, एरिया में से लेना होता है। इस एलिमेंट में कुछ एरिया होगा, इस एलिमेंट का अपना कुछ एरिया होगा, लेकिन यहां पर एक नया बात करेंगे, सिंपली एरिया ऑफ एलिमेंट नहीं बोलेंगे, अभी बोलेंगे एरिया वेक्टर ऑफ एलिमेंट। Consider an area S, इस पूरा बड़ा एरिया का नाम S दे दो। An area S is kept in electric field। एक एरिया था जो फील्ड में रखा, उसमें से फिर एक एलिमेंट लेने की बात किया। Take an element having एरिया, एक एलिमेंट लिए हो आप, उस एलिमेंट का एरिया लिखने चलेंगे नहीं, एरिया वेक्टर, एक नया टर्म यहां पर यूज कर रहे हैं हम लोग। अभी तक जब भी कोई एलिमेंट लेते थे तो खाली उसका एरिया बोलते थे कि इतना है, टीए या टीएस, लेकिन अब आप यहाँ पर एलिमेंट लोगे तो खाली एरिया उस एलिमेंट का इतना, ये नहीं बोलोगे उस एलिमेंट का एरिया वेक्टर इतना है। हैविंग एरिया वेक्टर, ये एक नया बात, हैविंग एरिया वेक्टर डीएस। अब बात उठता है कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है क्या? नहीं, एरिया स्ट्रिक्टली स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन कहीं कहीं पर एरिया को वेक्टर माना गया, क्यों नहीं माने? जब कुछ फायदा होना है कोई कुछ मानने से, तो क्यों नहीं माने? कुछ फायदा पहुंचाना है, यदि एरिया को वेक्टर की तरह बिहेव करे तो उससे कुछ फायदा होगा, आपको आसान होगा डिस्क्राइब करने में कोई बात, तो क्यों नहीं उसको वेक्टर माने? ये थोड़ी कोई डिफिनीशन है कि एरिया क्यों स्केलर है, नहीं, कोई चीज स्केलर है तो क्यों है, ऐसा कोई डिफिनीशन नहीं है। स्केलर क्वांटिटी का ये डिफिनीशन नहीं है कि those quantity which has only magnitude are called scalar, ये डिफिनीशन नहीं है स्केलर का।
ये डिफिनीशन नहीं है, जबरदस्ती माना गया बात है कि मास टाइम लेंथ स्केलर है। क्यों, इसका कोई जवाब नहीं है, एज्यूम्ड बात है। लेकिन 90% उसी को स्केलर बोला गया है जिसमें डायरेक्शन नहीं हो। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन वाला स्केलर नहीं होता है, डायरेक्शनल वाला स्केलर होता है। करंट, करंट में डायरेक्शन है फिर भी वो स्केलर है। देखो कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, ये अज्यूम्ड बात है, इसका कोई सटीक डिफिनीशन नहीं है कि ये क्यों स्केलर है ये क्यों वेक्टर है। हाँ, जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा वो निश्चित रूप से स्केलर होगा। ये मत कह दो कि ऑल स्केलर those quantity which are scalar which has only magnitude but not direction, ये कोई डिफिनीशन नहीं है स्केलर क्वांटिटी का। मैथमेटिक्स में किसी चीज का सटीक काउज नहीं होता है, रूल्स है वो। मैथ एक रूल है, क्यों की बात नहीं कर सकते हो मैथमेटिक्स का, जो आपने इसको स्केलर माना। सुनिए, देखिए बहुत बात कर दिया, एरिया को बोल रहे हैं ना वेक्टर मानने, स्ट्रिक्टली एरिया स्केलर लेते थे अभी तक आज तक, लेकिन अभी यहाँ वेक्टर की तरह नियम करने बोल रहे हैं, आप भी मानने लगोगे। देखो देखो इस एग्जांपल को, मान लो एक ट्यूब है, अब ये तो है, ये सब हम लोग ये एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको हम लोग डिफाइन किया था अच्छा से इसमें वेक्टर कैलकुलस में, जब सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ये सब बात जहां डिफाइन, तो वहां पहली बार एरिया को वेक्टर माना होगा। फिर से देख लो आप, मान लीजिए इस ट्यूब के थ्रू लिक्विड का फ्लो करवा रहे हो, ऐसे फ्लो करवाया लिक्विड को, और इसी ट्यूब में लिक्विड का फ्लो यदि ऐसे करवाते हो आप, ये तो क्लियर हो गया कि दोनों केस में अमाउंट ऑफ लिक्विड क्रॉसेज इनटू द ट्यूब अलग अलग होगा। टाइम मेजर करते रहना, कुछ गिवन टाइम में ऐसे क्रॉस करवाने से ज्यादा लिक्विड क्रॉस करेगा इसके अंदर, ऐसे क्रॉस करवाएंगे तो कम लिक्विड क्रॉस करेगा इसके अंदर। तो ये हुआ क्या, यहाँ पर लिक्विड का वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, यहां पर लिक्विड का वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, यानी लिक्विड का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहे हो आप, और डायरेक्शन अकेले डिफाइन नहीं होता है। डायरेक्शन अकेले डिफाइन नहीं होता है, वो एगो रिफरेंस डायरेक्शन भी लेना पड़ता है। इसीलिए ये जो सर्कुलर एरिया है इसमें भी एगो डायरेक्शन डाला गया, एरिया में भी एक डायरेक्शन डाला गया, और एरिया का डायरेक्शन फिक्स्ड रखा गया, और तब बोला गया कि इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन से अलग अलग एंगल पर लिक्विड को क्रॉस करवाओगे तो अलग अलग अमाउंट का लिक्विड क्रॉस करेगा। यही मजबूरी था, क्योंकि एक डायरेक्शन अकेले डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है, डायरेक्शन ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन डायरेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू ए रिफरेंस डायरेक्शन। तो वो अगला रिफरेंस डायरेक्शन किसको माने, तो एरिया में भी वो डायरेक्शन डाल दिया गया वहां पर। जहां जहां कोई चीज का फ्लो हुआ है ना एरिया के थ्रू, उसी जगह एरिया को वेक्टर माने हो।
ये एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट में का एरिया वेक्टर बोला वेक्टर ds। और जब आप इसको वेक्टर मान रहे हो, इसका डायरेक्शन डिफाइन करोगे, इसका डायरेक्शन ऑलवेज टेकन आउटवर्ड नॉर्मल, ये बात बोला जा रहा है इसमें। एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड नॉर्मल टू द एरिया, यानी उस एरिया पर नॉर्मल डायरेक्शन ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं। फिर ये बात स्पेशल बात है। क्लोज्ड एरिया होगा तब ना आउटवर्ड इनवर्ड, और ओपन एरिया होगा तब फिर कहां से आउटवर्ड इनवर्ड। आउटवर्ड इनवर्ड तो ज्यादा मीनिंगफुल होता है क्लोज्ड एरिया के केस में। और ये ओपन, मान लो स्फीयर है तो ठीक है, वहां पर आउटवर्ड इनवर्ड की बात करेंगे हम। एक स्फेरिकल एरिया है, इसमें से कोई टुकड़ा मान लो लिए हो, इसमें एक को नॉर्मल आउटवर्ड, एक को नॉर्मल इनवर्ड, यहां आउटवर्ड इनवर्ड चला। लेकिन एरिया ओपन हो, मान लो ये प्लेन शीट है, पेपर शीट तो ओपन एरिया हुआ, इसमें तो इनवर्ड आउटवर्ड की बात नहीं होगा, इधर वाला भी नॉर्मल, इधर वाला नॉर्मल, इसको तो आउटवर्ड इनवर्ड रीड कर सकते हैं। उस केस में एरिया का डायरेक्शन क्या लोगे हम लोग? यदि ये वर्ड यूज किया आउटवर्ड नॉर्मल, तो क्लियरली वो एलिमेंट कोई क्लोज एरिया से लिया गया होगा। जरूरत है ज्यादातर हम लोग को क्लोज्ड एरिया के थ्रू फ्लक्स से मतलब है आगे, लेकिन ऐसा नहीं न्यूमेरिकल बनाने चलेंगे तो आपको ओपन एरिया का भी फ्लक्स की बात होना है। ऐसे खाली क्लोज्ड एरिया का फ्लक्स नहीं, ओपन एरिया के क्रॉस भी फ्लक्स डिफाइन किया जाता है। तो देखो इसमें यदि स्फेरिकल सरफेस है तो ये फिक्स्ड हो गया कि आप इधर लेंगे एरिया, आउटवर्ड नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, यानी रेडियली आउटवर्ड। रेडियल डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन होता है स्फीयर में, स्फीयर के केस में ये रेडियल डायरेक्शन भी हुआ और वही नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। उसी की तरह एरिया वेक्टर हो गया आउटवर्ड, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड एरिया वेक्टर। यदि एक तो सिलिंड्रिकल सरफेस हो, मान लो सिलिंड्रिकल सरफेस भी एक क्लोज्ड एरिया होता है, ये एक्सिस है सिलेंडर का, इसमें से कोई एलिमेंट कंसीडर करोगे आप कहीं भी यहाँ पर, तो यहाँ भी एगो आउटवर्ड और एगो इनवर्ड नॉर्मल क्रिएट होगा, यहाँ भी आउटवर्ड नॉर्मल लेना एरिया का डायरेक्शन। ये तो क्लोज्ड एरिया के केस में। ओपन एरिया के केस में किस नॉर्मल के लॉन्ग लोगे, वहां आउटवर्ड इनवर्ड की बात नहीं होगा, वहां लेना देखना फील्ड का क्रॉसिंग कैसे हो रहा है। मान लीजिए ये एक प्लेन शीट था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा है इस तरह से, तो इधर वाला नॉर्मल के लॉन्ग लेना है इस नॉर्मल के लॉन्ग। यदि फील्ड लाइन का क्रॉसिंग ऐसे होता तो इधर वाले नॉर्मल के लॉन्ग, लेकिन क्लोज्ड एरिया में फील्ड लाइन को मत देखना वो किधर जा रहा है, ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल लेना। ड्रॉ करो सब फिगर। हो गया? एक और अपने से खींच लो इसके लिए,
जिसमें फील्ड लाइन ऐसे आ रहा होगा तो एरिया वेक्टर इस दिशा में लेना, लेकिन क्लोज्ड एरिया के केस में ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। ओपन एरिया वाले में फील्ड लाइन को देखा जाता है कि कैसे क्रॉस कर रहा है। अच्छा, और इसको, इस वेक्टर ds को ऐसे लिखोगे, ds into n cap, here n cap is a unit normal vector. एक यूनिट वेक्टर नॉर्मल डायरेक्शन में, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोलना, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यानी पहले एक नॉर्मल वेक्टर लो, एक यूनिट वेक्टर लो जो नॉर्मल डायरेक्शन में हो, उधरे एरिया का डायरेक्शन लेंगे। यहां पर सपोज करो, मान लो ना ये डायरेक्शन ही था एन कैप, इसलिए एरिया वेक्टर को उधर लिया। सपोज करो ये कोई होगा, कोई सरफेस मान ले रहे हैं, जब इस पर हम लोग आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो इस दिशा में गिर जाएगा, इसलिए एरिया का डायरेक्शन इधर लिया। अच्छा, अब क्या करना है, जहां पर वो एलिमेंट लिए हो वहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, कि पूरे एरिया ही को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं आप, तो हर जगह कुछ ना कुछ फील्ड होगा। आपको हर जगह के फील्ड से मतलब नहीं है, वो एलिमेंट जहां लिए वहां का फील्ड से ओनली मतलब है आपको। Let at the position of element, at the position of element, electric field is vector E. इसको भी दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर है, इस एलिमेंट के पोजीशन पर का फील्ड इधर है। बस इतना काम करना पड़ेगा फ्लक्स को डिफाइन करने से पहले। जिस एरिया के थ्रू फ्लक्स फाइंड करना हो उसमें से पहले वो एलिमेंट सेलेक्ट करना, उस एलिमेंट का अपना एरिया फैक्टर दिखाना, किधर दिखाओगे उसको, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ दिखाओगे उसके एरिया वेक्टर को, फिर उस एलिमेंट के पोजीशन का फील्ड दिखाओगे, लास्टली अब जाके फ्लक्स डिफाइन होगा इसके थ्रू। इसलिए मेथड then electric flux across element, electric flux across element is defined by, is defined by, देखो फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो बहुत सारे बुक आपको यहाँ ई लिख देगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो यहाँ पर बी लिख देगा। अभी तो समझिए नहीं कि हम लोग इलेक्ट्रिक के फ्लक्स डिफाइन कर रहे हैं, पहले ई और बी लिखेंगे, लेकिन ऐसा है रिप्रेजेंटेशन का ये स्टाइल। ऐसा हो मान लीजिए किसी कहीं पर इलेक्ट्रिको फ्लक्स आ रहा हो, मैग्नेटिको फ्लक्स, तो वहां पर डिफरेंशिएट करने के लिए ई और बी डाल दिया जाता है। अच्छा, ये फ्लक्स किसके क्रॉस डिफाइन कर रहे हो आप, एलिमेंट के क्रॉस, यहां डी लगाना, डी फाई बड़ा एरिया के थ्रू, आप लोग को भी उगारू डी का आवाज जाता है,
यस सर। आ जाता है ना सर? यस सर। हाँ बस उस लोकेशन में मैं देखो शुरू में जो फ्लक्स डिफाइन किया गया है बड़ा एरिया के लिए नहीं, छोटा सा एलिमेंट के लिए, इसलिए डी लगाएंगे। और ये डिफाइन है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इसका डॉट प्रोडक्ट तोड़ के लिखोगे तो ई डीएस कॉस थीटा, where theta is angle between vector E and vector ds। ये डिफिनिशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकली। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके एरिया वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अब पूरा बड़ा एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना है, इसी को इंटीग्रेट करेंगे। फ्लक्स अक्रॉस होल एरिया, तो इसको खाली फाई लिखो और इसका इंटीग्रेशन करोगे डी फाई का। बड़ा एरिया पर इंटीग्रेशन कर रहे हो आप तो सरफेस इंटीग्रल, और सरफेस इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल से डिनोट किया जाता था। नहीं अब देखो थोड़ा थोड़ा वेक्टर कैलकुलस यहां से स्टार्ट हो रहा है। वेक्टर कैलकुलस यस सर। क्या उसको रिवीजन में लग जाइए, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा ये टॉपिक। अभी तक नहीं आया है, अभी भी मौका है उसको ठीक कर लेने का। एरिया पर आप निकाल रहे यानी सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल का ये डबल इंटीग्रल से रिप्रेजेंटेशन होता था, लेकिन क्लोज्ड एरिया पर बात करते हो, यदि क्लोज्ड एरिया मान लो ये एरिया क्लोज्ड हो कभी, तो इसमें आप एक सर्कल का साइन दे दोगे। ये सब वेक्टर कैलकुलस में बताए हुए हम आपको। क्लोज्ड एरिया का सरफेस इंटीग्रल को ऐसे डिनोट किया जाता है, डबल इंटीग्रल डाल के और वो ऐसा साइन दे देगा। ये हुआ उस होल एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया जनरली हम लोग क्लोज लेंगे, ऐसा भी है ओपन एरिया होगा ये पर इफ ये हुआ फ्लक्स अक्रॉस ए क्लोज्ड एरिया। ओपन एरिया के भी थ्रू फ्लक्स फाइंड किया जाता है, तब फिर ये साइन नहीं दोगे आप। ऐसे ही छोड़ दे रहे हो सिंपली, इसको फ्लक्स से क्रॉस ओपन एरिया। देखो मैथमेटिकल नेम इस इंटीग्रल का फिजिकल नेम हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन मैथमेटिकली इस इंटीग्रल को क्या बोलना चाहिए? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। हम लोग पर्सनली वेक्टर कैलकुलस में लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल देखा था, वहां पर ये कोई पहली बार नाम नहीं ले रहे इसको। फिजिकली आपने इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला, लेकिन मैथमेटिकली इस क्वांटिटी का नाम है सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका प्रॉपर्टी सुनो, इस फ्लक्स का। आप कोई एरिया, आपका कोई एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, तो आप उसके थ्रू फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे इस फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, आखिर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस एन एरिया
क्या बताना चाहता है? फिजिकली ये कौन चीज को बताना चाहता है? मैथमेटिकली आप चलो फाइंड किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके उस एरिया में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, फ्लक्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मान लो कोई एरिया के थ्रू आप फाइंड किया 5 का वैल्यू, तो वो आया 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आया, सपोज करो। आखिर ये क्या है ये चीज? आप फ्लक्स निकाला मतलब क्या निकाला? फिजिकली इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है फ्लक्स का? फिजिकली ये क्या चीज बताना चाहता है फ्लक्स? तो समझो उस एरिया से कितना फील्ड लाइन का क्रॉसिंग हुआ उसको बताता है। आप फ्लक्स फाइंड किया कोई एरिया के थ्रू, दैट इज आप क्या फाइंड किया? उस एरिया से कितना फील्ड लाइन का क्रॉसिंग होगा। लोग 12 में बोलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसेस थ्रू एन एरिया। उस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्रॉस, मान लो फ्लक्स यदि 5 आया तो क्या उस एरिया से 5 को लाइन क्रॉस किया? ये गलत बात। आप कोई 2 लाइन इमेजिन करो, मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, चलो हम एक एरिया रखा है, हम एक एरिया रखा है। अब आप कहोगे इस एरिया से तो 2 लाइन पास कर रहा है, गलत। हम 3 लाइन बोल, कोई आदमी 4 लाइन बोल सकते, वो भी सही है, क्योंकि 2 लाइन के बीच और भी लाइन संभव है। ये कहना कि ये को लाइन पास किया ये गलत। तो फ्लक्स रियली में उस एरिया से कितना लाइन पास किया ये नहीं बताता है। 12 में लोग यही लिखता है, एक्चुअली ऐसे लिखेगा, एक्चुअली फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर, इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन क्रॉसेस थ्रू एन एरिया। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लक्स में यही बात लिखेगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लक्स, इसमें लोग लिखता है कि एक्चुअली फ्लक्स अक्रॉस एन एरिया will be equal to number of field line crosses through that area. ये बात लोग 12 में यूज करता है, ये गलत है बात। इक्वल टू नहीं बोलना है, अभी तो दिखाया हम आपको। अब एक एरिया रखा, आपको लगा कि ये को फील्ड लाइन उसके थ्रू क्रॉस कर रहा है, जबकि इस 2 लाइन के बीच एक नंबर ऑफ लाइंस होगा, फिर गलत हो गया। इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए आपको प्रोपोर्शनल टू यहां पर लिखना चाहिए। Across an area is proportional to, आपको यहां लिखना चाहिए। यानी ऐसा वर्डिंग, ऐसा साइन डालो, इक्वल का साइन बचा, प्रोपोर्शनल बात का साइन डाला तो वो चीज एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है, वो कंपैरिजन वाला वर्ड। दो एरिया रखा, सेम फील्ड में 2 एरिया रखा, किसी के थ्रू फ्लक्स 8 आया, किसी के थ्रू फ्लक्स 4 आया। तो ये मत समझना कि इसके थ्रू 4 को लाइन क्रॉस किया, इसके थ्रू 8 को लाइन क्रॉस किया, ये नहीं समझना। समझना ये कि इसके थ्रू इससे 2 गुना लाइन क्रॉस किया, ये समझना। जब नहीं 4 को और 8 को, इसके थ्रू 5 लोगे तो इसके थ्रू 10 लेना, इसके थ्रू 6 लोगे तो इसके थ्रू 12 लेना, सब सही है। लेकिन ऑलवेज आप इस तरह की बात करना कि इस
इस एरिया के थ्रू जितना लाइन पास किया उसका 2 गुना इस एरिया के थ्रू पास किया। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको ऑलवेज 2 एरिया के थ्रू कितना लाइन पास किया उसका कंपैरिजन करता है, ना कि एग्जैक्ट नंबर देता है लाइन का। लाइन का एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा फ्लक्स, आपको कंपैरिजन करके देगा कि किससे ज्यादा क्रॉस कर रहा होगा किससे कम। अब छाता है, छाता पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, जैसे यहाँ पर इस एरिया पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंसिडेंट हो रहा है, तो छाता पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है। अब आप काउंट करने जाओगे, बताओ तो कितना रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, ये तो नहीं संभव है। हाँ, इतना बोल सकते हो किसी का छाता का एरिया कम है, किसी के छाता का एरिया ज्यादा है, तो किस छाता के अक्रॉस कम पास कर रहा है ज्यादा पर ये डिसाइड कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट नंबर डिसाइड नहीं होगा। फ्लक्स ऑफ अम्ब्रेला, बड़ा एरिया का जो अम्ब्रेला होगा उसका फ्लक्स ज्यादा होगा, कम एरिया का अम्ब्रेला होगा उसका फ्लक्स कम होगा। एग्जैक्ट नंबर नहीं, इस सब को हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास डिस्कशन, इस फ्लक्स को तो करने दो। ठीक है, yes